हमारी अनलिमिटेड नीड्स हैं या हमारी जो वांट्स हैं उनको हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रह के स्केर्सिटी को बेसिकली हम क्या कहते हैं कि इज द सिचुएशन वेयर पीपल वांट मोर ऑफ समथिंग। जो फर्म्स हैं ये कैसे काम कर रही हैं, इस सब की स्टडी को हम क्या कहेंगे, मैसेज क्या होंगे कि क्या करना चाहिए, वो हम देखते हैं फॉर्मेटिव एनालिसिस। एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अनीला नवाज। तो आज की जो वीडियो होगी बेसिकली वो हमारी हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या, हम उसको स्टडी क्यों करते हैं, और उसके अलावा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे जाके हर टॉपिक में यूज़ होंगे, हम उनको देखेंगे और उनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि उनका कॉन्सेप्ट और मीनिंग ज़्यादा क्लियर हो सके। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हम देखते हैं कि क्या है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल मेक चॉइसेस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स गिवन लिमिटेड आर स्कार्स रिसोर्सेज। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम अपनी नीड्स और वांट्स को पूरा कर सकते हैं वो लिमिटेड है, लेकिन जो हमारी नीड्स और वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम देखते यही हैं कि जो हमारी अनलिमिटेड नीड्स हैं या हमारी जो वांट्स हैं उनको हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रह के कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इस सब की स्टडी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स है वो डिराइव हुआ है 2 ग्रीक वर्ड से। तो जो पहला है वो है ओइकोस, जिसका मतलब है हाउस होल्ड, और नोमोस जिसका मतलब है मैनेजमेंट। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो आगे हम इसकी थोड़ी रियल लाइफ एग्जांपल स्टडी करते हैं जिससे इसका मतलब और इसका मीनिंग मजीद क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा कि इकोनॉमिक्स का बेसिकली मतलब यही है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप अपने घर की एग्जांपल ले लें कि हम कंसीडर करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि आपके जो फादर हैं वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं और जो आपकी मदर है वो घर पे है, और जो आपके फादर हैं हर महीने एक लिमिटेड जो इनकम है वो घर पे भेजते हैं, जिसके ज़रिए आपकी जो मदर है उन्होंने पूरे घर को मैनेज करना होता है। जैसे हम देख लेते हैं उसके अंदर उनके पास एक लिमिटेड इनकम आएगी, उसमें से उन्होंने बच्चों की जो ट्यूशन फीस है, उनके स्कूल फीस है, उनके बाकी एक्सपेंसेस हैं वो सारे पूरे करने हैं। उसके अलावा घर के अंदर राशन कितना आएगा, बिजली के बिल का कैसे मैनेज करने हैं। इसके अलावा फैमिली के अंदर कोई इवेंट आ जाता है, कोई फंक्शन आ जाता है, तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये एक हो गया एक स्मॉल लेवल के ऊपर एक हाउस होल्ड मतलब एक जो घर के अंदर कैसे एक फैमिली अपनी लिमिटेड इनकम के अंदर अपने जो डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं, जो अपनी नीड्स हैं और वांट्स हैं, उनको पूरा करती है। तो इसी तरह जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, हम एक स्टूडेंट्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि हर महीने उसके पास एक लिमिटेड इनकम होती है। जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं कि उसको घर से पॉकेट मनी मिलती है 10,000, यहाँ पे 15,000। तो आप कंसीडर कर लें कि आप एक हॉस्टलाइट हैं, आप हॉस्टल में रह रहे हैं और आपको हर महीने घर से ये एक लिमिटेड इनकम मिलती है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, ये हो गया आपका लिमिटेड रिसोर्स। अब आपने इस रिसोर्स को या जो आपकी जो लिमिटेड इनकम है इसको इस तरह मैनेज करना है कि आपने इसके अंदर से अपने जो हॉस्टल एक्सपेंसेस हैं उनको भी पूरा करना है, हॉस्टल ड्यूज भी पे करने हैं। उसके अलावा आपने कई फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने भी जाना है, आपने अपनी जो बेसिक नीड्स हैं बुक्स भी खरीदनी है, उसके अलावा और भी जो आपके सारे एक्सपेंसेस हैं आपने उसको इनके अंदर से मैनेज करना है। तो हम जो है वो देख लेते हैं कि अब आपने क्या करना है, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है डिफरेंट चीज़ों के अंदर। जैसे आपने अपनी हॉस्टल ड्यूज भी पे करने हैं, आपने शॉपिंग भी करनी है, आपने फ्रेंड्स के साथ घूमना भी है। उसके अलावा आपकी और भी बहुत सारी बेसिक नीड्स होंगी, जैसे आपने बुक्स खरीदनी है, आपने और भी अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्स था या जो इनकम थी आपने उसको एलोकेट कर दिया है, यहाँ पे क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब आपने इसको लिमिटेड रिसोर्स को एलोकेट और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिफरेंट चीज़ों के अंदर। किस लिए आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ताकि आप अपनी सेटिस्फाई कर सकें नीड्स को, जो कि आपकी नीड्स हैं या फिर जो आपकी वांट्स हैं
उनको आप सेटिस्फाई कर सको। तो इस सारी स्टडी को जिसके अंदर हम देखते हैं कि आपके पास एक लिमिटेड इनकम है या आपका लिमिटेड रिसोर्स है, उसको आपने एफिशिएंट वे में, मतलब उसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपकी सारी नीड्स और वांट्स उसके अंदर पूरी हो सकें। तो उसको एफिशिएंट वे में जब हम एलोकेट करेंगे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो सारी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। ये हमारा एक जो रियल लाइफ या फिर बेसिक लेवल के ऊपर इसकी इकोनॉमिक्स की एग्जांपल होगी। तो इसी तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं पूरी इकोनॉमी की, कि पूरी इकोनॉमी के अंदर जो गवर्नमेंट है वो कैसे स्पेंडिंग्स करती है। जैसे हमने एक हाउस की एग्जांपल ली, जिसमें के अंदर हमने कंसीडर किया कि जो मदर है वो आपकी पूरा जो है वो घर की रिसोर्सेज को या फिर जो भी इनके स्पेंडिंग्स हैं उनको कैसे मैनेज करती है। तो इसी तरह हम इकोनॉमी के अंदर देख लेते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं एज अ मदर। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि उसके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट के पास भी। तो जो गवर्नमेंट है उसके अंदर से कैसे स्पेंडिंग करेगी, जैसे गवर्नमेंट ने डिफरेंट चीज़ों के ऊपर एलोकेट करने हैं जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको। जैसे हेल्थ केयर के ऊपर स्पेंडिंग्स करनी है गवर्नमेंट ने, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग्स करनी है गवर्नमेंट ने, उसके अलावा एजुकेशन के ऊपर स्पेंडिंग्स करनी है गवर्नमेंट ने, डिफेंस के ऊपर स्पेंडिंग्स करनी है। इसके अलावा जैसे कि हमें पाकिस्तान के अंदर हम रहते हैं और हमें पता है कि पाकिस्तान को अपनी जो है डेट को भी रीपे करना होता है, उसके लिए भी। तो इन सारी जो हमारी स्पेंडिंग्स हैं, इन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके कैसे एफिशिएंट वे के अंदर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एलोकेट करना है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। तो इस सारी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के अंदर हमने दो वर्ड्स को बार बार यूज़ किया है कि हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये नीड्स एंड वांट्स हैं क्या, इनमें डिफरेंस क्या है, ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। तो सबसे पहले हम नीड्स को देखते हैं कि इसको किस तरह डिफाइन करेंगे हम। इट रेफर्स टू द बेसिक नेसेसिटीज दैट आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड वेलबींग। मतलब इसमें हम जो बेसिकली देखते हैं कि जो हमारी नीड्स है ना, ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं, इनके बगैर हम मतलब सरवाइव नहीं कर सकते, ये हमारी लाइफ को गुजारने के लिए ज़रूरी होती है। जैसे हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, फूड अब हम खाने के बगैर नहीं रह सकते, ये हमारी बेसिक ज़रूरत है, तो इसको हम नीड्स में काउंट करते हैं। उसके अलावा शेल्टर, हर इंसान को रहने के लिए घर की एक जगह की ज़रूरत होती है। उसके अलावा पीने के लिए साफ पानी, वाटर, पहनने के लिए कपड़े और सेहत के लिए हेल्थ केयर की ज़रूरत होती है। तो ये जो सारी चीज़ें ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, ये हम अपनी वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए ये हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे हम ये देख रहे हैं डेफिनेशन के अंदर कि ये एसेंशियल है फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, ज़िंदगी गुजारने के लिए और वेलबींग के लिए ये चीज़ें हमारे पास होना ज़रूरी है। अब हम वांट्स को देखते हैं। वांट्स को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। वांट्स आर डिज़ायर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट गो बियॉन्ड बेसिक नेसेसिटीज़। मतलब ये हमारी नेसेसिटीज़ नहीं है, ये हमारी डिज़ायर्स हैं कि हमारे पास ये चीज़ भी हो, हमारे पास वो चीज़ भी हो। हम जिस चीज़ की हम वांट करते हैं ना, जिस चीज़ की हम डिज़ायर करते हैं उसको हम वांट्स कहते हैं। जैसे हमारे पास बेसिक नीड्स हमारी पूरी हो रही हैं, हमारे पास घर भी है, हमारे पास खाना भी है, हमारे पास कपड़े भी हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास और भी चीज़ें हों। हमारी वांट्स जो है ना वो और तरह की होती है। जैसे हमारा दिल करता है कि हमारे पास एक एक्सपेंसिव कार हो, हम जो है हर वीकेंड पे या फिर डेली बेसिस पे क्या करें, फैंसी मील्स जो है वो लें, उसके बाद वेकेशंस पे जाएं। और जैसे आपके पास ऑलरेडी मोबाइल है, आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है, लेकिन आप क्या चाहोगे कि आपके पास जो है ना वो लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन हो। जैसे आप चाहते हैं कि आपके हर कोई चाहेगा कि उसके पास आईफोन हो और उसका लेटेस्ट मॉडल हो। तो ये क्या है, ये हमारी वांट्स के अंदर आ जाता है। मतलब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है, लेकिन जो वांट्स हैं वो आपकी डिज़ायर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ें आप जो है डिमांड करते हो। तो वांट्स में बेसिकली होता क्या है कि आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होता है। तो वांट्स के अंदर आपका जो नीड्स के अंदर आप चाहते हो कि आपकी जो वेल बीइंग है वो इम्प्रूव, और वांट्स के अंदर आपको चाहते हैं कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ जाए। अब हमने एक टर्म इकोनॉमिक्स के अंदर बार बार जिस पे हमने ज़्यादा फोकस किया है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो जिनके ज़रिए हम अपनी वांट्स को नीड्स को पूरा करते हैं वो स्केर्स हैं।
स्केर्सिटी का एक्चुअली मतलब क्या है, स्केर्सिटी एंड चॉइस को हम कैसे देखेंगे? तो स्केर्सिटी को बेसिकली हम क्या कहते हैं कि इज द सिचुएशन वेयर पीपल वांट मोर ऑफ समथिंग देन देयर एक्चुअली इज। मतलब लोग क्या चाहते हैं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, उनके पास सब कुछ एक्स्ट्रा हो, सब कुछ ज़्यादा हो, लेकिन वो ये चीज़ नहीं देखते कि उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। ये एक ऐसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे मतलब आपके पास जो है वो लिमिटेड चीज़ें हैं, द लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और जो आपकी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। जब हमें इकोनॉमिक्स के अंदर चॉइस क्यों मेक करना पड़ती है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। जब हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे, हमारे पास सब कुछ होगा, मतलब हम ज़्यादा खुराक भी ले सकते हैं, हमारे पास कपड़े भी ज़्यादा होंगे, हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, हमारे पास सब कुछ होगा, हमारे पास इतने पैसे हो कि हम इन सब चीज़ों को खरीद सके, हमें कोई चॉइस मेक ना करना पड़े, तो तब हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। हम इकोनॉमिक्स को एक्चुअली पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं। हम इस स्केर्सिटी की जब बात करते हैं तो तब हमें जो चॉइस मेक करनी पड़ती है उसकी वजह से हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। तो हम इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे जो घर की हम एग्जांपल लेते हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके फादर जो हैं उनकी एक लिमिटेड इनकम है और उन्होंने हर महीने एक जो है वो पूरा बजट प्लान किया होता है कि उन्होंने इस महीने ये जो इनकम है यहाँ पे यूज़ करनी है, इतनी इनकम उनकी बिजली के बिल्स, गैस के बिल्स या पानी पे या इन सब चीज़ों पे जाएगी, इतनी इनकम जो है वो बच्चों की फीस वगैरह पे करने के लिए या फिर जो बाकी घर के खर्चे होंगे उनके लिए वो पे करेंगे। तो इस दौरान अगर आप उसके अलावा जो मतलब उन्होंने कुछ और डिसीजंस लिए होते हैं कि वो जो इनकम बचेगी उसको वो यहाँ स्पेंड किसी और जगह स्पेंड कर देंगे। इस दौरान अगर आप उनसे जाके डिमांड कर देते हैं कि मुझे नया लैपटॉप चाहिए या मुझे कोई नई एक्सेसरीज चाहिए, तो उसके लिए फिर उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें चॉइस मेक करना पड़ेगी कि वो जो उनके लिमिटेड रिसोर्सेज थे जिनको उन्होंने ऑलरेडी प्लान कर रखा था, या तो वो ये करें कि जो उन्होंने प्लान किया हुआ था उसको स्किप करके आपको एक नया लैपटॉप खरीद दें, या फिर वो ये कर सकते हैं कि आपको ये कहें कि इस महीने मैं लैपटॉप नहीं ले के दे सकता आपको, तो हम नेक्स्ट महीने उसको कर लेंगे या फिर आगे हम कभी कर लेंगे। या फिर ये हो सकता है या फिर ये कि वो अपनी ज़रूरत को या अपने जो प्लान था उसको स्किप करके आपकी ज़रूरत को पूरा कर दे। तो इस वजह से उनको एक चॉइस मेक करना पड़ रही है कि वो क्या करे, आपकी ज़रूरत को पूरा करें या फिर जो उन्होंने खुद प्लान किया हुआ था उसको पूरा करें। तो इस जो चॉइस मेक करनी पड़ती है हमें इकोनॉमिक्स स्केर्स रिसोर्सेज के अंदर, इसको हम बेसिकली यही वजह है, यही जो हमारी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक्स को स्टडी करना पड़ता है। अगर हमारे रिसोर्सेज ही अनलिमिटेड हो तो हमें ज़रूरत ही नहीं कि हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करें, तो हमें लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से इकोनॉमिक्स को स्टडी करना पड़ता है। अब तक हमने देख लिया कि इकोनॉमिक्स है क्या, हम उसको स्टडी क्यों करते हैं, हमारी नीड्स और वांट्स क्या हैं, उनका डिफरेंस क्या है। तो आगे हम देखते हैं कि हम इकोनॉमिक्स को आगे फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इकोनॉमिक्स के आगे दो फर्दर ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड, जैसे मोस्टली जो इकोनॉमिक्स के वर्ड्स हैं वो ग्रीक वर्ड से ही डिराइव हुए हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव हुआ है माइक्रो से, जिसका मतलब है स्मॉल, और मैक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव हुआ है मैक्रो से, इसका मतलब है लार्ज। जैसे कि इनका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि माइक्रो का मतलब स्मॉल एंड मैक्रो का मतलब लार्ज। और इसके अंदर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म के अंदर ये जो आई है, ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इंडिविजुअल्स को। और ये यहाँ पे जो ए है ये रिप्रेजेंट कर लेते हैं एग्रीगेट को। तो अब इन दो चीज़ों को हम एज अ हिंट यूज़ कर लेंगे, जिसकी वजह से हमें क्या रहेगा, ये याद रहेगी चीज़ कि आई रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल्स को और ए रिप्रेजेंट करता है एग्रीगेट को। तो आगे हम इनके डेफिनेशंस देख लेते हैं जिससे ये जो मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि आई के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या है। तो जो डेफिनेशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स की वो क्या कहती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स that examines the behavior of individual actors in the economy, such as individual consumers, firms, markets and business। ये जो individual actors हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, इन सबको जब हम एग्जामिन करेंगे तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स।
जैसे जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे अपने डिसीजन लेंगे, अगर मार्केट के अंदर किसी गुड की प्राइस कम या ज़्यादा होगी तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि उन्होंने उस गुड को कंज्यूम करना है या फिर नहीं करना। उसके अलावा जो हमारी फर्म्स हैं वो देखेंगे कि अगर मार्केट के अंदर गुड्स की प्राइस जो है वो कम हो रही है तो उन्होंने अपनी सप्लाई को कम करना है या ज़्यादा करना है। जिस तरह के कंज्यूमर्स देखते हैं कि प्राइस के कम या ज़्यादा होने की वजह से वो अपनी डिमांड का डिसीजन लेते हैं कि उन्होंने डिमांड को कम करना है या ज़्यादा करना है। तो जब हम ये इंडिविजुअल बिहेवियर्स को देखते हैं ना, कि हम किसी एक इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं कि अगर मार्केट के अंदर प्राइस कम या ज़्यादा होगी तो वो कैसे बिहेव करेगा, अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो इस सारी स्टडी को हम क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। आगे हम आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग इट स्टडीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ द होल इकोनॉमी इंक्लूडिंग एस्पेक्ट्स लाइक नेशनल इनकम, एग्रीगेट आउटपुट, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह। तो ये जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये बेसिकली डील करती है होल इकोनॉमी को, कि जो पूरी हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर जो सारी फर्म्स हैं, जो सारी मार्केट्स हैं, जो सारे इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे अपने डिसीजंस लेते हैं। जो मतलब जो नेशनल इनकम है हमारी वो इसी को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि जो हमारी पूरी इकोनॉमी है इसके अंदर जितनी भी मार्केट्स हैं, जो फर्म्स हैं, ये कैसे काम कर रही हैं। इस सब की स्टडी को हम क्या कहेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस यही है कि माइक्रो जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर डील करता है और मैक्रो जो है वो पूरी इकोनॉमी को जो है ना वो ऑब्जर्व करता है। जैसे हम रियल लाइफ में एग्जांपल लेते हैं, जब हम किसी एक घर के अंदर सिर्फ एक घर को लेंगे कि हमारे एक जो पूरा सिटी है या फिर जो एक पूरा हम कह लेते हैं कि गाँव है उसके अंदर जो एक घर है वो कैसे अपने डिसीजन लेते हैं, उनके अंदर जो उनके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनमें से वो कैसे डिसाइड करते हैं कि उन्होंने कौन से गुड्स को कंज्यूम करना है और कौन से गुड्स को कंज्यूम नहीं करना और उन्होंने कैसे अपने डिसीजंस लेने हैं। तो इसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर जब हम आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे एक कंट्री के अंदर जितने भी सारे सिटीज हैं, जितने भी हमारे सारे जो गाँव है सबको इंक्लूड कर दें कि उसके अंदर जितने भी फर्म्स हैं, मार्केट्स हैं या जितने भी बिजनेस हो रहे हैं वो सारे अपने डिसीजंस कैसे लेते हैं। इन सब की स्टडी को जब हम इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आगे हम मजीद इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डिटरमाइन करती है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, मतलब अगर किसी गुड की प्राइस इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है तो उसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं उनके कंजम्पशन डिसीजन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा उसको हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर जो है बात करती है, वो डिटरमाइन करती है कि हमारी नेशनल इनकम क्या होगी या एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होगा, क्योंकि ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं देखती बल्कि एग्रीगेट इकोनॉमी को एग्रीगेट्स को देखती है, इकोनॉमी को एज अ होल देखती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर टूल्स क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। मतलब जब जैसे ही हमारी प्राइस चेंज होगी तो उसकी वजह से इंडिविजुअल की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा या फिर जो फर्म्स या मार्केट्स हैं उनकी सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट आएगा किसी गुड की प्राइस के चेंज होने की वजह से। तो ये हमारे टूल्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई, जिसके थ्रू हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हैं। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हम सिर्फ जो है वो इंडिविजुअल की डिमांड या सप्लाई को नहीं देखते बल्कि एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि बेसिक अजम्पशंस क्या है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इज्यूम करती है ऑल मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट, मतलब जितने भी हमारे मैक्रो वेरिएबल्स हैं जैसे जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, एग्रीगेट डिमांड होगी, एग्रीगेट सप्लाई होगी, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली बात करती है इंडिविजुअल यूनिट्स के ऊपर, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के ऊपर, इसलिए ये एज्यूम करती है कि जो जितने भी हमारे मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ये उनको जो है स्टडी नहीं करेगी। उसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब बात करते हैं तो इसके ऊपर हम ज़्यादातर बात करते हैं ये एज्यूम क्या करती है कि जो जितने भी माइक्रो वेरिएबल्स हैं वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। मतलब ये इंडिविजुअल्स को नहीं देखेगी, ये इंडिविजुअल फर्म्स को, इंडिविजुअल मार्केट्स को नहीं ऑब्जर्व करेगी बल्कि पूरी इकोनॉमी को क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी। इसलिए ये जो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट एज्यूम करती है।
उसके बाद हम जो है अदर नेम्स देखते हैं, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। इसको हम प्राइस थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि बेसिकली हम इसके अंदर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं प्राइसेस को। जैसे हमारी किसी गुड की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करेगी तो उसका इम्पैक्ट डिमांड या सप्लाई के ऊपर क्या आएगा, इसमें हम बेसिकली ज़्यादातर फोकस हमारा प्राइसेस के ऊपर होते हैं। तो इसलिए हम क्यों से जो है इसे कहते हैं प्राइस थ्योरी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी जो पूरी इकोनॉमी को स्टडी करती है, तो उसमें हम जो पूरी इकोनॉमी की नेशनल इनकम है उसको स्टडी करेंगे। तो इसलिए इसको हम जो है इनकम थ्योरी के नाम से भी कह सकते हैं, पुकार सकते हैं। इसकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की एग्जांपल्स हैं उसके अंदर हम बेसिकली इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को ले लेते हैं, मार्केट्स को ले लेते हैं या फर्म्स को ले लेते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जीडीपी को देखते हैं, इन्फ्लेशन को देखते हैं, या फिर एग्रीगेट डिमांड हमारी कितनी है, एग्रीगेट सप्लाई कितनी है। ये सारी जो एग्जांपल्स है ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाती है। तो ये सारा मतलब बेसिकली जो था वो जो इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हैं, इनको हम इनकी डेफिनेशंस क्या है और इनके डिफरेंसेस क्या है, बेसिकली ये सारे हमने वो स्टडी किए हैं। जिससे हम इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इसी तरह जो हमारे इकोनॉमिक एनालिसिस है उसको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहला हमारा जो है वो पॉजिटिव एनालिसिस होगा और दूसरा नॉर्मेटिव एनालिसिस होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हमारा पॉजिटिव एनालिसिस होता है, इट इज़ व्हाट इज़ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इसका मतलब क्या है? अब हमारे पास जो एक फैक्ट होगा ना, जो एक्चुअल हमारे पास प्रॉब्लम होगी, जो एग्जिस्ट कर रही होगी, उसको हम स्टडी करेंगे पॉजिटिव एनालिसिस के थ्रू। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो एक फैक्ट है, मतलब एक हकीकत है, वो एक एक्चुअल फैक्ट है और डाटा है, मतलब हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, बेसिकली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन हम उसके बारे में वैल्यू जजमेंट नहीं देते इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। तो जो व्हाट इज़ हमारी कोई भी स्टेटमेंट होगी जिसके अंदर हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और वो एक्चुअल प्रॉब्लम होगी या फिर कोई फैक्ट होगा, तो उसे हम पॉजिटिव एनालिसिस में काउंट करेंगे। जैसे हम देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक फैक्ट है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव एनालिसिस। उसके दूसरी तरफ जो नॉर्मेटिव एनालिसिस है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, कोई भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको हमने आइडेंटिफाई कर ली है, लेकिन अब हम उसके बारे में उसको एनालाइज करेंगे और उसके बारे में वैल्यू जजमेंट करेंगे, या फिर उसके बारे में हम ओपिनियंस जो है वो बिल्ड करेंगे, तो वो हमारा नॉर्मेटिव एनालिसिस होगा। अब कोई भी हमारी स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम शुड या और टू बी का वर्ड आएगा, तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारा नॉर्मेटिव एनालिसिस है, क्योंकि ये बेस्ड ऑन क्या होता है, ओपिनियंस पे, कि जो हमारी कोई भी प्रॉब्लम है हमने आइडेंटिफाई कर ली है इकोनॉमी के अंदर, अब उसके ऊपर हमने करना क्या है, उसको सॉल्व कैसे करना है, उसके ऊपर जो ओपिनियंस होंगी ना वो क्या आएगा, नॉर्मेटिव एनालिसिस के अंदर। अब हम इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो पॉजिटिव एनालिसिस है उसमें हम देखते हैं कि वर्कर्स वेज इज $5 पर आवर, मतलब ये एक फैक्ट है ना कि जो वर्कर्स की वेज है वो $5 है, जो मिनिमम वेज है वो $5 पर आवर है वर्कर्स की। उसके अलावा अगर हम कहते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है इज़ हाई इन आवर कंट्री, तो इसका मतलब क्या है, वो भी एक फैक्ट है। लेकिन अब हमने प्रॉब्लम को तो आइडेंटिफाई कर लिया, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे या फिर इसके ऊपर ओपिनियंस क्या होंगी, पॉलिसीज क्या होंगी कि क्या करना चाहिए, वो हम देखते हैं नॉर्मेटिव एनालिसिस के अंदर। जैसे हम देखते हैं कि जो इसकी एग्जांपल में देखते हैं कि बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन शुड बी इम्प्रूव्ड। अब इसमें शुड बी का वर्ड यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये एक ओपिनियन दे रहा है, तो ये क्या है, नॉर्मेटिव एनालिसिस है। इसी तरह हमने यहाँ पे कहा कि वर्कर्स की वेज जो है $5 पर आवर है, मतलब ये एक फैक्ट है। अगर हम ये कहेंगे कि वर्कर्स वेज शुड मिनिमम वेज शुड इंक्रीज टू $10 पर आवर, तो इसका मतलब हम ओपिनियन दे रहे हैं कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी ज़्यादा है, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो मिनिमम वेज है उसको बढ़ा देना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या करें कि जो है एम्प्लॉयमेंट की तरफ आएँ, वो अपनी जॉब सर्च करें। वो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक ओपिनियन दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा नॉर्मेटिव एनालिसिस। तो ये बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन पॉजिटिव एनालिसिस एंड नॉर्मेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिमांड क्या है, सप्लाई किसे कहते हैं।
तो डिमांड क्या, डिमांड हम किसे कहते हैं? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिमांड है वो कब होगी? जब कंज्यूमर्स की विलिंगनेस होगी, मतलब वो कोई गुड बाय करना चाहेंगे, या फिर क्या होगा, उनकी परचेजिंग पावर होगी। जो डिमांड होगी वो हमेशा तब होगी जब हम डिमांड को बैकअप करेंगे बाय परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का क्या मतलब है कि कंज्यूमर के पास इतनी इनकम होनी चाहिए या इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो गुड को परचेज कर सके। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ उनके पास विलिंगनेस तो हो, वो खरीदना तो चाहे, लेकिन उनके पास इतनी इनकम ना हो या फिर उनके पास इतने रिसोर्सेज ना हो कि वो गुड को परचेज कर सके। अगर ऐसा होगा कि सिर्फ कंज्यूमर की विलिंगनेस होगी लेकिन उनके पास परचेजिंग पावर नहीं होगी, तो इसका मतलब वो डिमांड नहीं होगी। डिमांड हमेशा कब होगी? जब कंज्यूमर के पास परचेजिंग पावर भी होगी और विलिंगनेस भी होगी, मतलब वो एबल होगा गुड को परचेज करने के लिए। तो बेसिकली डिमांड के 4 कंपोनेंट्स हैं। मतलब कंज्यूमर के पास क्या होना चाहिए? विलिंगनेस होना चाहिए और एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब परचेजिंग पावर होनी चाहिए। और उसके अलावा क्या होता है कि डिफरेंट प्राइसेस होती हैं गुड्स की मार्केट के अंदर, जिसके ऊपर वो क्या करता है? डिमांड करता है गुड को। और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, मतलब ये नहीं होता कि अनलिमिटेड टाइम पीरियड नहीं होता जिसके अंदर कंज्यूमर डिमांड करता है किसी गुड की। मतलब एक गिवन टाइम पीरियड होगा जिसके अंदर कंज्यूमर डिमांड करेगा। इसी तरह नेक्स्ट हम आ जाते हैं सप्लाई के ऊपर। तो सप्लाई क्या है? इट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ ए गुड और सर्विस दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। मतलब इसमें भी क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी हम चेक करते हैं कि विलिंगनेस और एबिलिटी को, कि वो विलिंग है और एबल हो सेल करने के लिए प्राइस जो गुड है उसको गिवन प्राइस और ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब इसमें भी हम देखते हैं कि ये नहीं होना चाहिए कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो विलिंग तो हों सेल करने के लिए, लेकिन उनकी एबिलिटी ना हो। एबिलिटी ना होने से मुराद ये है कि हम देखें कि उनकी स्टॉक के अंदर अगर गुड्स जो है वो पड़ी हुई है सिर्फ 30 यूनिट्स, लेकिन वो चाह रहे हैं कि वो सेल करें 50 यूनिट्स, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ जो हमारी सेल होगी या फिर जो उनकी सप्लाई होगी वो सिर्फ 30 यूनिट्स को होगी, क्योंकि सिर्फ विलिंगनेस नहीं बल्कि उसके साथ जो है ना वो एबिलिटी भी होनी चाहिए। तो जो 50 है ये कंज्यूमर सप्लायर्स की या प्रोड्यूसर्स की विलिंगनेस को शो कर रहे हैं, और जो 30 है वो एक्चुअल उनकी एबिलिटी है जितना वो सेल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि सप्लाई हम किसको कहेंगे? जब उनके पास विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों होगी। तो मतलब उनके अंदर स्टॉक के अंदर इतनी जो है यूनिट्स पड़ी होनी चाहिए ताकि जिसको वो सप्लाई कर सके। तो सप्लाई के अंदर भी बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि विलिंगनेस होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए और गिवन प्राइस होनी चाहिए। स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ही जो है वो प्रोड्यूसर अपनी गुड को सप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अपनी गुड को सप्लाई कर सके। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा, वो 1 वीक भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, या उससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसी टाइम पीरियड के दौरान सप्लायर्स को या प्रोड्यूसर्स को अपनी गुड को प्रोड्यूस करके मार्केट के अंदर सेल करना होता है। तो ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट था डिमांड और सप्लाई का। लेक्चर में हमने जितने भी टॉपिक्स को कवर किए, इनसे रेलिवेंट जो भी मटेरियल है, जो भी नोट्स हैं, वो PDF की फॉर्म में मैं अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर अपलोड कर दूंगी और उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ऊपर फॉलो करके वो सारे नोट्स जो हैं वो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ की एग्जांपल के साथ रिलेट करके स्टडी किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट्स क्या है, मार्केट्स के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, उसके अलावा यूटिलिटी क्या है, प्रोडक्शन क्या होती है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है। ये सारे जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।